अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और इसके राइटर का नाम क्या है जी? चौधरी आरिफ एंड सुहेल अफजल। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर रिवाइज कैश बुक के बारे में कंसेप्ट शामिल है। तो रिवाइज कैश बुक के बारे में प्रीवियस हमने लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीज़ देखी थी कि हम जब BRS बनाएंगे तो उस BRS के अंदर 5 आइटम्स नहीं आएंगी। वो आइटम्स किसके अंदर जाएंगी? कैश बुक के अंदर आएंगी। वो आइटम्स कौन सी हैं? सबसे पहले बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर्स एंड डिविडेंड कलेक्शन पेमेंट। ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। और साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखेगा कि अगर कोई कॉन्ट्रा एंट्री आ गई तो कॉन्ट्रा एंट्री पता है ना कि अगर ऐसी एंट्री है जी जहाँ पे आपका कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो सेम टाइम पे दोनों आपकी डेबिट क्रेडिट हो रही है, तो दिस इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी बात, अब हम जब भी BRS का क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से पहले हमने, जब वो रिवाइज कैश बुक के बारे में डिमांड करेगा तो हमने रिवाइज कैश बुक बनानी है यहाँ पे। तो कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस फाइंड करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं क्वेश्चन रीड आउट करवाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में वो बात करते हैं, prepare the bank reconciliation statement with the help of the revised cash book from under mention item as on 31st December 2004। ठीक है जी। वो कहते हैं कैश एंड चेक टोटल ₹1,47,800 were sent to the bank in the month of the December, but out of them one check for ₹18,000 was credited in the passbook on 2nd January 2005। कहते हैं हमने 147,800 के जो चेक थे बैंक में भेजे हैं, लेकिन उसमें से एक जो चेक था 18,000 के साथ वो क्रेडिट हो गया है। लेकिन कब हुआ? 2 जनवरी 2005 को। लेकिन हमारा जो ईयर है वो कंप्लीट हो रहा है जी 31 दिसंबर 2004 को। तो 2004 में 18,000 का चेक नहीं हुआ क्रेडिट, कब हुआ? जाके 5 में। तो इसका मतलब ये है कि 4 की स्टेटमेंट में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम उसका इफेक्ट क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले यहाँ से आपने क्वेश्चन करना है और ऊपर से एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। सबसे पहले चेक सेंट बट अनक्रेडिटेड बाय बैंक, हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यानी हमने चेक भेजा है लेकिन बैंक ने इसको क्रेडिट ही नहीं किया, क्योंकि उसके बदले पैसे आने थे ना। अगर बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया तो हम उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दूसरी चीज, एंट्री नंबर 2 कहते हैं ऑन 26 दिसंबर चेक वर इशू इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर। आपने चेक इशू किया है कितने के साथ? 38,000, but out of them 2 check for ₹28,000 was in cash on 3rd January 2005। लेकिन उसमें से जो 2 चेक हैं 28,000 के साथ, वो कब कैश हो रहे हैं जी? जनवरी 2005 में। वंस अगेन, आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है जी? आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2004, लेकिन वो जनवरी 2005 में हो रहा है। मतलब आपने चेक इशू किया था लेकिन वो कैश के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, इसको हम बोलेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक किस साइड पे लिखते हैं जी? सर जी डेबिट साइड पे लिखते हैं। कितने के साथ? वो 28,000 के साथ था। याद रहे कि ये 28,000 आपने लिखना है, कोई दूसरी अमाउंट ना लिख देना। जो अमाउंट ऊपर फॉर एग्जांपल उसने 38,000 दिया हुआ है, कहीं वो ना लिख देना या उसका फर्क ना लिख देना। आप जो अमाउंट नहीं हुई स्पेसिफिक डेट के अंदर, सिर्फ उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें क्या आ रहा है? थर्ड वन इज द वन कस्टमर हैड डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक ₹5,000 बट इट वाजंट मेंशन इन द कैश बुक। 5,000 एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन कैश बुक में उसको मेंशन नहीं किया गया। याद रहे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? रिवाइज कैश बुक का। तो रिवाइज कैश बुक के अंदर वो 5 आइटम्स कौन कौन सी होती हैं? सर जी सबसे पहले होता है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। तो इसके अंदर भी कस्टमर ने जाके क्या किया जी? डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। तो भाई इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा करवा रहा होता है तो हमारे पास जो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो उसमें इजाफा हो रहा होता है, और जो हमारा डेटर है वो कम हो रहा होता है दूसरी साइड से। तो बैंक डेबिट होता है, डेटर जो भी नाम होता है वो क्रेडिट हो रहा होता है। बैंक यहाँ पे डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर की वजह से। तो 5,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिलहाल ये 80,000 को ना आप स्किप करें, मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद वो नेक्स्ट वन कहते हैं कि द ट्रेडर हैड विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹14,000 बट द सेम अमाउंट हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। ट्रेडर ने बैंक से विथड्रॉ करवा दिए 14,000, लेकिन सेम अमाउंट जो है वो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं की। भाई देखें, जब ट्रेडर बैंक से जाके पैसे निकलवाता है ना, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ट्रेडर बैंक से पैसे निकलवा रहा है, कैश निकलवा रहा है ना बैंक से, तो कैश ट्रेडर के पास आ रहा है। कैश एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक भी एसेट होता है, तो बैंक में कमी हो रही है एक साइड से, तो कमी हो तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आता है। सर इफेक्ट आ रहा है हमारे पास कैश, डेबिट एंड बैंक अकाउंट
क्रेडिट। यार एक एंट्री के अंदर कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। जब हम कैश बुक वाला क्वेश्चन किया करते थे तो इस एंट्री को बोलते थे ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब इसका डेबिट में भी इफेक्ट रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पे भी इफेक्ट रिकॉर्ड होता है। बट रिवाइज कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम बना रहे हैं? बैंक का कॉलम बना रहे हैं, कैश का कॉलम नहीं बना रहे। तो इसलिए जो भी इफेक्ट आएगा वो बैंक वाला सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे बैंक आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे यहाँ पे 4 दिसंबर 2004 को कैश 14,000 के साथ क्रेडिट। उसके बाद वो नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन। वो कहते हैं ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर ₹12,000 वाज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू सेंड द बैंक। कहते हैं जी एक चेक आपने रिसीव किया 12,000 के साथ, चेक आपको मिल रहा है, मतलब पैसे आने वाले हैं, आपने कैश बुक में उसको डेबिट कर दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। यार देखो, जब आपने उस चेक को बैंक में भेजना था तो बैंक वाले ने उसको क्या करना था? क्रेडिट करना था ना, क्योंकि पैसे आने थे उस चेक के बदले। तो बैंक ने वो नहीं किया क्योंकि आपने भेजा ही नहीं, आप ओमिटेड कर गए हैं, भूल गए हैं। तो लिहाजा आप उस अमाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लॉजिक बताऊं इसकी? लॉजिक इसकी ये होती है कि सर जी एक साइड पे कैश बुक, दूसरी साइड पे पासबुक, हमें चेक मिला, हमने तो डेबिट कर दिया, लॉजिक पैसे आ गए और बैंक को आपने दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो बैंक क्रेडिट कर देता, लिहाजा हम ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज द, वो ये कहता है इसमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखते होते थे फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिवाइज्ड है तो ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, इसको बैलेंस बीडी भी कहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस बीडी के नाम से 80,000 के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 5,000 है और यहाँ पे ये 14,000 है, आप इन दोनों का टोटल करेंगे आएगा 85,000, इधर भी लिखें 85,000, उसमें से 14,000 माइनस करें तो बैलेंस सीडी निकलेगा यहाँ पे 71,000। इस साल का बैलेंस सीडी, अगले साल का बैलेंस बीडी होता है। ठीक है, तो 71,000 आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये डेबिट साइड पे आ गया तो अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक कितने के साथ? 69,000 के साथ। अब ये लिखने के बाद आपने इसका और इसका टोटल करना है। ठीक है, पहले तो वैसे ही जज कर लें कि कॉलम कौन सा बड़ा है, ये वाला कॉलम बड़ा है या ये वाला कॉलम बड़ा है। तो हम क्या कर लेते हैं, डेबिट साइड अगर हमारी बड़ी है, मुझे डेबिट साइड बड़ी लग रही है, मैं टोटल करता हूँ 69,000 प्लस 28,000, मेरा आंसर आता है 97,000। 97,000 दोनों साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे 97,000 एंड 97,000। ठीक है, और इसमें से माइनस करता हूँ 18,000 एंड 12,000 कितना होता है? 30,000 होता है। तो पीछे आंसर आता है 67,000, आंसर आता है यहाँ पे 67,000 के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया, आपने इसके सामने लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं सो दिस इज योर आंसर 69,000 के साथ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच जी।